दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल फॉर ज्ञान ऑन लोन पर। जैसा कि आप जानते हैं, होम लोन की सीरीज़ आप देख रहे हैं। तो आज इसका ये दूसरा हिस्सा है, दूसरा पार्ट है, जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर आज आप सीखेंगे कि टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़, यानी कितने टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं और लीगल टेक्निकल वाइज कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जिसमें इशू हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी मेहनत ख़राब हो जाती है। आप बड़ी मेहनत से जब भाग दौड़ करते हैं, किसी क्लाइंट को आप अप्रोच करते हैं, किसी तरीके से उसको कन्विंस करते हैं, डॉक्यूमेंट्स लेकर आते हैं, लाने के बाद उसको लॉगिन करते हैं, बट बाद में बड़ी निराशा आपके सामने हाथ लगती है आपकी, जब आपको ये पता चलता है कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर में लोन नहीं हो सकता क्योंकि उस पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर ये लेसन इसलिए बनाया गया ताकि आप इसको अच्छे से देख पाएँ और समझ पाएँ कि किस प्रॉपर्टीज़ को के ऊपर आपको अप्रोच करना चाहिए और किस क्लाइंट से आपको बात जानकारी लेने से पहले और देने से पहले आपको सभी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस लेसन पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्लाइड्स के ऊपर सबसे पहले आपको नज़र आ पा रहा होगा, यहाँ पर टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़ की हम बात कर रहे हैं होम लोन के लिए। तो मेनली जो टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़ है होम लोन के लिए, वो आमतौर पे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ होती है जिसके ऊपर लोन दिया जा सकता है। हालांकि कुछ जो बैंक्स है वो कमर्शियल प्रॉपर्टी के साथ साथ में इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के ऊपर भी लोन देते हैं। अब आप कौन सी बैंक्स के साथ में आप जुड़े हुए हैं या कौन सी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको अपने मैनेजर से पहले बात कर लेना ज़रूरी है। क्योंकि हर एक फाइनेंस कंपनी कहें या नॉन बैंकिंग फाइनेंस की बात करें या बैंक्स की बात करें, उनके अलग अलग टर्म्स हैं, अलग अलग कंडीशंस हैं। किसी में इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी होती है तो किसी में नहीं होती है। मेनली रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर तो खैर लोन मिल जाता है, लेकिन आप जॉब कर रहे हैं तो अपने मैनेजर से बात जरूर करें कि इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी पे आप अप्रोच कर सकते हैं या नहीं। मेनली ये आपके सामने सिर्फ ये दिखाया था कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कमर्शियल होती है और इंडस्ट्रियल होती है। रेजिडेंशियल तो वही बात होगी जैसे कोई प्लॉट है, कोई फ्लैट है जिसके ऊपर लोन के लिए आप क्लाइंट को अप्रोच कर रहे हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात वो हुई कि वो प्रॉपर्टी जैसे कोई मकान के दुकान हो गया, कोई मॉल में कोई दुकान खरीदने की बातचीत हो रही है, कोई शॉप खरीदने की बात हो रही है, ऑफिस खरीदने की बात हो रही है या किसी कॉलोनी में खरीदने की बातचीत हो रही है। तो अगर ऐसा कुछ है तो इस बारे में कमर्शियल प्रॉपर्टी किस तरह की प्रॉपर्टी पे लोन दे सकते हैं, ये भी मैनेजर से बात जरूर करें। क्योंकि ये हर बैंक की अपनी अपनी पॉलिसी है कि कमर्शियल लोन तो वो देता है, लेकिन वो कमर्शियली अप्रूव होनी चाहिए। यहाँ पर ये कंडीशन होने के साथ साथ में ये भी कई बार कंडीशन होती है कि अगर मॉल में है तो वो उसके ऊपर आप अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी कॉलोनी में है तो वहाँ पर आप जिस भी बैंक में काम करते हैं वो शायद आपको देने से मना कर सकता है कि आप ऐसे क्लाइंट को ना अप्रोच करें। तो आप इस बारे में पहले जानकारी ज़रूर लें। और इंडस्ट्रियल के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा होगा। पहले इस बारे में आप ट्रेनिंग जरूर ले लें अपने बैंक से या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में अगर आप काम करें तो अपने मैनेजर से इस बारे में बात जरूर करें। अब यहाँ पर लीगल टेक्निकल वाइज प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, मेनली तीन तरह की प्रॉपर्टीज़ वैसे होती है यहाँ पे। एक तो प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात होगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी तो होगी सॉरी, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी जहाँ पर रहने की व्यवस्था होती है अपने लिए, मतलब एक पार्टी या एक परिवार मिलकर रहता है, तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ है। हाल पब्लिक प्रॉपर्टीज़ की कैटेगरी में उसे आ जाता है कि जिसे कोई पार्क है, कोई बारात घर है, तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो आम तौर पे जो भी स्टेट गवर्नमेंट की हम यहाँ बातचीत करें या जिस भी जगह पर आप रहते हैं अथॉरिटी की हम बात करें, तो कई ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आती हैं। और ऐसा हो जाता है कभी कभी कि जिस क्लाइंट को आप अप्रोच कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक 100 गज का एक प्लॉट है या 200 गज का प्लॉट है जिसके ऊपर कुछ मकान बना हुआ है, उसे ख़रीदने की बात कर रहे हैं। इस वजह से हम इसको रीसेल की प्रॉपर्टी कहेंगे कि ये रीसेल की प्रॉपर्टी है, क्योंकि पहले से कोई रह रहा है और वो पार्टी दूसरे पर्सन को सेल कर रही है और उसने आपको अप्रोच किया, आपके जो क्लाइंट को। तो यहाँ पर ए जो है वो ऑलरेडी रह रहा है, बी वो क्लाइंट है जिसे लोन चाहिए, उसने आपको अप्रोच किया या आपने उनको अप्रोच किया। तो जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो पहुँचने के बाद में आपको पता चलता है कि 100 गज का ये बना हुआ हिस्सा है, लेकिन डॉक्यूमेंट जब आपने चेक किए रजिस्ट्री में तो उस वक्त वहाँ पे 80 गज का दिखा देते हैं
या 80 गज या 80 मीटर का, तो बाकी 20 कहाँ पर गया, तो ये बारे में आपको जानना जरूरी है, पूछना जरूरी है। क्योंकि क्लाइंट ने अगर आपको 100 बोला लेकिन डॉक्यूमेंट्स में 80 है, तो इसका मतलब सीधा सा मतलब ये है कि 20 गज की जो प्रॉपर्टी जो है वो या तो घेरी गई है। अब वो घेरी किस वजह से गई है, हो सकता है वो उसका कुछ हिस्सा है पब्लिक प्रॉपर्टी की दायरे में जा रहा हो। एग्जाम्पल के तौर पर कई बार ऐसा होता है कि जिस प्रॉपर्टी को खरीदने की बात हो रही है वहाँ पर कुछ लोग सड़क का जो कुछ हिस्सा जो है आगे का 2 फुट या 3 फुट या 4 फुट हिस्सा आगे बढ़ा देते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि पीछे की ऐसी प्रॉपर्टी जहाँ पर आगे की भी सड़क है और पीछे भी गली है, तो पीछे की गली का कुछ थोड़ा सा बढ़ा लिया, कुछ आगे का हिस्सा आगे बढ़ा लिया, तो वो एक तरह से अनऑथोराइज हो जाता है। तो उसको हम ये कह देते हैं कि पब्लिक प्रॉपर्टी है, यानी कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ है, और उसको कुछ हिस्सा अगर आपने अंदर में इन्होंने ले लिया है तो वो कहीं ना कहीं वो इलीगल हो जाता है। तो यहाँ पर पहले आप बात जरूर करें अपने मैनेजर से कि इस तरह की प्रॉपर्टी को अगर हम करने जा रहे हैं तो क्या लोन दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। मोटे तौर पर आपको मैं बता दूं, कुछ बैंकों में कुछ प्रतिशत तक छूट है। अब वो आपको बात करनी होगी अपने मैनेजर से। कई बार 10% की रहती है, कई बार 20% की रहती है, लेकिन किसी किसी जगह पर बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता। तो आप इस बारे में ज़रूर पहले आप बात करें। हाँ, 100% कोई प्रॉपर्टी अगर ऐसी किसी पर कब्जा किया, किसी पार्क पे कब्जा किया, वहाँ पे एक मकान बना लिया, वो तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती, वो तो बात में ही ख़त्म हो जाती है। तो इस बारे में आप मैनेजर से बात जरूर करें। कलेक्टिव प्रॉपर्टी की बात करें या कोऑपरेटिव की बात करें, कभी कभी ऐसा भी होता है कोई प्रॉपर्टी है जो कि ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट के ऊपर में लोन दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। कोई संस्था है उसको लोन की ज़रूरत है, दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो इस बारे में भी अपने मैनेजर से बात जरूर करें कि क्या आप इसको अप्रोच कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी मेहनत जुड़ी हुई है यहाँ पर। अब यहाँ नेक्स्ट स्लाइड पे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मेनली आप देख पा रहे हैं रियल एस्टेट प्रॉपर्टी। देखिए मेन तो जो हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, वो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के ऊपर ही हम करते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर फ्लैट को भी ख़रीदने जा रहा है, कोई प्लॉट ख़रीदने जा रहा है, कोई या वैकेंट लैंड की यहाँ बात हो रही है, या फार्म हाउस की यहाँ पर बातचीत हो रही है, तो आपको अपने मैनेजर से इसके बारे में भी जानकारी लेनी पड़ेगी। हाल का फ्लैट प्लॉट के ऊपर में तो लोन आसानी से देते हैं और सभी बैंक्स करते हैं, चाहे वो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में आप काम कर रहे हो या किसी भी बैंक में काम कर रहे हो, फ्लैट और प्लॉट के लिए कभी कोई मना नहीं करता। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं, प्लॉट खरीदने के लिए जो लोन दिया जाता है उसके साथ साथ में भी कंडीशन ये है, प्लॉट अकेला अपने आप में लोन नहीं दिया जाता। मतलब कहने का ये है कि अगर प्लॉट के लिए जा रहे हैं तो प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन में जाना ज़रूरी है। मतलब सिर्फ अगर आप प्लॉट खरीदने की बात हो रही है, क्लाइंट कहता है कि मुझे प्लॉट खरीदना है, तो आपको ये सजेस्ट करना होगा क्लाइंट को सॉरी, कि प्लॉट खरीदने के साथ साथ कंस्ट्रक्शन के लिए अप्लाई भी जरूर करें, तभी आप लोन के लिए जा सकते हैं। अगर सिर्फ प्लॉट खरीदने की बात करेंगे तो वो लोन होता ही नहीं है, पॉलिसी में ही नहीं है। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई प्लॉट है, कोई 30 लाख का प्लॉट है या 40 लाख का प्लॉट है, उसके ऊपर बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन लोन के लिए भी अप्लाई करना होता है। तब आप उसको मतलब क्लाइंट को पहले इस बारे में जानकारी दें, तब आप आगे बढ़ें, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। अब वैकेंट लैंड की अगर आप बातचीत करें तो ये सेम वही चीज़ होगी जैसे मैंने आपको बताया कि वैकेंट लैंड एक प्लॉट ही हो सकता है। कोई मैदान की अगर कोई बात करें, जो कोई खेती की ज़मीन है या कोई मैदान है, तो ऐसा पॉसिबल हो पाना मुश्किल हो जाता है। हालांकि खेती की कुछ ज़मीन के ऊपर में कुछ बैंक्स हैं जो कि लोन दे देते हैं खेती की ज़मीन। जी मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, आप भी हैरान हो रहे होंगे, हालांकि ऐसी पॉलिसी है कई बैंकों में। अगर आप बात करेंगे अपने मैनेजर से तो वो आपको बता सकता है इस बारे में। बाकी फार्म हाउस के ऊपर में लोन दे सकते हैं या नहीं दे सकते, इस बारे में भी आप अपने मैनेजर से बात जरूर करें कि सर अगर कोई फार्म हाउस का कोई क्लाइंट आता तो उन्हें अप्रोच कर सकते हैं या नहीं। तो मेनली ये रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ होती है जिसके ऊपर में आपको काम करना होता है। अब यहाँ पर मेनली जो हमारा तो जो मेन फोकस होता है वो ये वाली प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये वाली सारी मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। एसओपी, ये एसओपी उस मामले में आता है यहाँ पर काम कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज़। अगर आप होम लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, उसका डिपार्टमेंट लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का है, तो आपको अपने मैनेजर को ये बताना होता है कि वो एसओपी है, यानी कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज़ है, यानी कि क्लाइंट खुद वहाँ पर रह रहा है जिसके ऊपर में उसको लोन चाहिए अपने बिजनेस के लिए।
तो ये उससे रिलेटेड ये एसओपी यहाँ पे मेंशन किया गया है। वैकेंट प्रॉपर्टीज़ से कई बार आप जैसे मैंने अभी आपको बताया लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में के डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं, तो ऐसा भी होता कभी कि जहाँ क्लाइंट रह रहा है वो एक अलग प्रॉपर्टीज़ है, यानी कि वो एसओपी है ये वाली, लेकिन एक घर और है या कोई एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है जो कि उसने किराए पे दे रखी है, तो आपको इस बारे में भी समझना होगा कि वैकेंट प्रॉपर्टी के ऊपर भी लोन दिया जा सकता है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। तो हाल का वैकेंट प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आमतौर पे 40% दिया जाता है, मार्केट वैल्यू का 40% तक। बाकी कितनी इनकम है वो चीज़ें तो खैर बात की हैं, तो कंपैरिजन के अकॉर्डिंग ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब रेंटेड प्रॉपर्टी की बात करें तो ये भी वही बात होगी, अगर कोई रेंटेड प्रॉपर्टी या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में आप काम कर रहे हैं और उस प्रॉपर्टी के ऊपर में कुछ रेंट आ रहा है और उस प्रॉपर्टी को ही मॉर्गेज करके लोन देना है, तो इसको हम रेंटेड प्रॉपर्टी की कैटेगरी में डाल देते हैं, जिसके ऊपर रेंटेड प्रॉपर्टी की कैटेगरी में लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का केस यहाँ पर बन जाता है। अब गिफ्टेड प्रॉपर्टी की अगर हम बातचीत करते हैं, गिफ्टेड प्रॉपर्टी उसे कहते हैं जैसे एक फैमिली ट्रांजैक्शन होती है। मतलब होता ये है कई बार रजिस्ट्री नहीं कराना चाहते हैं कुछ लोग, अपनी ही फैमिली मेम्बर किसी को दे रहे हैं, मतलब एक ब्रदर अगर अपनी सिस्टर को दे रहा है या एक हस्बैंड अपनी वाइफ को दे रहा है, तो वो गिफ्टेड प्रॉपर्टीज़ में मेंशन कर देता है। मतलब उसमें रहता यह है कि रजिस्ट्री ना करने के बजाय, क्योंकि अपने फैमिली मेम्बर में ही दे रहे हैं, तो वहाँ पर वो स्टैम्प ड्यूटी उनकी बच जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि अपने फैमिली मेम्बर को दे रहे हैं, तो वो गिफ्टेड प्रॉपर्टीज़ की कैटेगरी में जाती है। तो आपको मैं मैनेजर से बात करनी होगी कि गिफ्टेड प्रॉपर्टीज़ के ऊपर में क्या लोन दिया जा सकता है। होम लोन में अगर जाएं तो होम लोन की क्या गिफ्टेड प्रॉपर्टी की ओर में होम लोन हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये मैनेजर से बात करें। और अगर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में आप काम कर रहे हैं तो भी आप बात जरूर करें अपने मैनेजर से कि सर गिफ्टेड प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या उसके ऊपर में आप लोन दे सकते हैं या नहीं, मतलब बैंक की पॉलिसी के अकॉर्डिंग लोन दिया जा सकता है या नहीं। हाल का कुछ एक ऐसे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी हैं जो कि गिफ्टेड प्रॉपर्टीज़ के ऊपर में लोन दे देती हैं, लेकिन हर एक बैंक और हर एक एनबीएफसी नहीं देता। तो ये जानकारी आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है। अब हम यहाँ बात करते हैं होम लोन टाइप। मेनली होम लोन टाइप होते कितने तरह के हैं। देखिए होम लोन तो मेनली आप यहाँ पर जैसे देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर में, यहाँ पर ये 4 तरह की यहाँ पर टाइप हैं। पहला, होम लोन फॉर रेनोवेशन और रिपेयर, मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि ऑलरेडी पर्सन वो रह रहा है वहाँ पर और वो उसको रिपेयर कराना चाहता है, कहीं कुछ क्रैक आ गया या कुछ वाइट वॉश की वहाँ पर ज़रूरत पड़ जाती है, या थोड़ा सा उसको एक्सटेंड कराना हो या कोई रूम में कुछ चेंजेस करना हो, तो वो रेनोवेशन और रिपेयर की कैटेगरी में चली जाती है और ये भी होम लोन की कैटेगरी में ही आ जाती है। अगर दूसरी बात करें कि एक्सटेंडेड प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, एक्सटेंडेड प्रॉपर्टी से मतलब यहाँ पर ये बनता है कि ऐसी प्रॉपर्टी जैसे ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है और क्लाइंट ने आपको अप्रोच किया कि वो फर्स्ट फ्लोर बनाना चाहता है या सेकंड फ्लोर बनाना चाहता है, तो उसे हम कहेंगे एक्सटेंडेड प्रॉपर्टी, मतलब होम लोन चाहिए एक्सटेंडेड प्रॉपर्टी के लिए। तो यहाँ पर आपको ये बताना होगा क्लाइंट को और अपने मैनेजर को इन्फॉर्म करना होगा एक्सटेंडेड प्रॉपर्टी है जिसके लिए लोन के लिए क्लाइंट अप्रोच कर रहा है। अब यहाँ बात करते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। कंस्ट्रक्शन और एक्सटेंडेड में मेनली माइनर सा फ़र्क है। हाल का यहाँ पर ग्राउंड बना हुआ और फर्स्ट फ्लोर बनाने की बात हो रही है, लेकिन कंस्ट्रक्शन में हम लोग ये कह रहे थे, मतलब जो मेन जो बताया जाता है कंस्ट्रक्शन मतलब कि एक खाली प्लॉट है जिसके ऊपर में ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, जो भी फ्लोर बनने हैं वो इकट्ठा एक एस्टिमेट बना दिया जाता है और उसके लिए उसको बनाने के लिए लोन चाहिए, तो वो कंस्ट्रक्शन लोन की कैटेगरी में चला जाता है। अब चौथी जो कैटेगरी है, परचेज न्यू प्रॉपर्टीज़, यानी कि नया कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, चाहे वो फ्लैट हो या प्लॉट हो या कोई और दूसरी प्रॉपर्टी भी हो सकती है, कि कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो अथॉरिटी रहती है, जैसे दिल्ली की बात करें या नोएडा की बात करें, नोएडा अथॉरिटीज़ है, यमुना अथॉरिटीज़ है, तो यहाँ पर अथॉरिटी जो है अपना कोई प्लॉट वगैरह अलॉट करती है लॉटरी के ज़रिए, या आप कुछ एडवर्टीज़मेंट आपने ज़रूर देखी होंगी जहाँ पर आप अपना फॉर्म भरते हैं और फॉर्म भरने के बाद में
आपको कुछ अर्नेस्ट मनी आपको देना पड़ता है यहाँ पे कुछ ना कुछ, और आप वहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद में वहाँ आपको अलॉट हो जाता है, हल्का चांसेस काफ़ी कम होते हैं। तो इस तरह की अलॉटेड प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी लोन दिया जा सकता है। तो आज का लेसन यहीं तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो मैं चाहूँगा कि आप इसे लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, और आप अगर हमें फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं चाहूँगा अगर नहीं कर रहे तो फॉलो ज़रूर करें। वैसे आप इसको यूट्यूब फेसबुक के ऊपर भी आप इसको देख सकते हैं, सेम नाम है, वही फ्री ज्ञान और लोन नाम यही है। चाहे आप इंस्टाग्राम पे जाएं या फेसबुक पे जाएं या यूट्यूब पे जाएं तो आपको मिलता ये रहेगा। तो मैं चाहूँगा अगर आपके मन में कोई दुविधा हो, कोई सवाल हो, तो कमेंट्स के जरिए भी मुझसे पूछ सकते हैं। और वैसे साइट पर जाकर भी आप देख सकते हैं, जो कि कॉन्टैक्ट नंबर फेसबुक पेज पे भी दिया गया है। तो आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट टाइम आपको नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ पर बात करेंगे लीगल टेक्निकल इशू के ऊपर में। तो देखना ना भूलिएगा। तो आज के लिए यहीं पर धन्यवाद।